नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंस्पायर एसडीआरएफ में। मैं शिवम कुमार, आप है मेरे साथ एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खास है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि दुनिया में, पूरे विश्व में कितने प्रकार के शासन चलते हैं। ठीक है, विश्व में जितने भी देश हैं, आगे चलकर हम बताएंगे उनमें किसी न किसी प्रकार के शासन चलते होंगे, तो उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पूरे विश्व में देशों की संख्या है वो कितने हैं? 193 देश है। ठीक, पूरे विश्व में 193 देश है। ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके मुताबिक है? वो है यूनाइटेड नेशन। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई यूनाइटेड नेशन है क्या सर? देखिए, यूनाइटेड नेशन है क्या, जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस युद्ध में लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लाखों करोड़ों, इतना नरसंहार हुआ, इतना युद्ध हुआ, इतने सारे लोग माइग्रेट करके दूसरे देशों में चले गए कि सारे देशों ने मिलकर ये तय किया कि भैया हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखेगी। अब शांति व्यवस्था मतलब न युद्ध होने दे, ठीक, और ना ही मानव अधिकारों के उल्लंघन होने दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनाइटेड नेशन है क्या। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सारे देशों ने मिलकर ये तय किया कि हमें एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है जो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो ऐसे में एक ऐसे संस्था का निर्माण हुआ, स्थापना हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य जो है, मुख्य कार्य आपको बता रहे हैं कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, मतलब युद्ध को रोकना, और क्या है, मानव के अधिकारों की रक्षा करना, जो मानव के मूल अधिकार है, ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रक्रिया को बनाए रखना, और सामाजिक आर्थिक विकास करना, और जीवन स्तर को सुधारना, और जो बीमारी से पूरे विश्व को मुक्त करना। ठीक, इसमें कुल 193 देश सदस्य हैं। अब आपको ये दिमाग में प्रश्न आएगा भैया कि सर ये 193 सदस्य हैं और पूरे विश्व में 193 देश भी हैं। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इनके अलावा यूनाइटेड नेशन का इनके अलावा एक और कार्य है क्या, कि किसी भूभाग को ये मान्यता देना कि भैया तुम एक देश हो, तुम्हारे पास एक संविधान होगा, तुम्हारे मतलब तुम्हारी जनता तुम्हारे उस क्षेत्र में एक ऐसी सरकार चुन सकती है जो देश की शासन व्यवस्था संभाले, और तुम्हारे पास एक अपनी सेना होगी, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी। ठीक है, ये तय करता है। तो ये जिसको तय करता है वो इस संस्था के सदस्य हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए बताते हैं आगे आपको। देखिए, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 193 देश हैं, और इन 193 देशों में कहीं ना कहीं लोकतंत्र चलता है, कुछ देशों में, तो कुछ देशों में राजतंत्र चलता है, तो कुछ देशों में तानाशाही चलती है। अब क्या होते हैं लोकतंत्र, क्या होते हैं राजतंत्र, क्या होते हैं तानाशाही, इनको हम जानेंगे, एकदम विस्तार से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र यानी जनता तंत्र। आप शब्द समझे, लोक यानी होता है लोग, और जनता मतलब जनता, और तंत्र मतलब होती है व्यवस्था, मतलब जनता की व्यवस्था या जनता की सिस्टम, जनता का सिस्टम। देखिए, लोकतंत्र, जनता तंत्र किसे कहते हैं कि जब जनता अपने द्वारा चुनकर या वोटों के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जब किसी व्यक्ति को अपने देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाती है, जो आगे चलकर उस देश की पूरी शासन व्यवस्था को संभालेगा, उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र। मतलब जनता अपने ही बीच किसी को निकाल कर देश की सरकार बनाए या एक सरकार चुने, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है लोकतंत्र में कि जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। आप समझ गए कि जनता के द्वारा मतलब जनता जो है उसी में से एक कोई व्यक्ति निकले, वही जाकर उस जनता पर शासन करे, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। मतलब उस देश में जनता का शासन होता है कुल मिलाकर। ठीक है, जनता जिसे चाहे उसी की सरकार बनती है। ठीक, ये समझ आ गया। और देखिए, लोकतंत्र की 4 सबसे बड़े स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, एक विधायिका, एक मीडिया होती है। ठीक, अब इनकी आप खूबियाँ समझिए क्या होते हैं। लोकतंत्र की बहुत सारी खूबियाँ हैं। लोकतंत्र की बराबरी आज तक न तानाशाही कर पाया, न राजतंत्र कर पाया। ठीक, तो चलिए बताते हैं क्या क्या खूबियाँ होती हैं। लोकतंत्र को हमने बताया कि 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा विधायिका और चौथा मीडिया। अब इनकी शब्दों का अर्थ हम समझते हैं। देखिए, कार्यपालिका होते हैं, कार्यपालिका शब्द क्या कह रहे हैं? कार्य, मतलब कार्यपालिका उसे कहते हैं जो पूरे देश में कानूनी प्रक्रिया को लागू करें, नए नए जो कानून बन रहे हैं उनको लागू करें, और विदेशी संबंध को देखें, रक्षा संबंध को देखें, रक्षा से रिलेटेड हर चीज़, और वित्त संबंध को देखें, और पूरे देश में अच्छे अच्छे योजना लागू करें जो उस देश के लिए, उस देश की जनता के हित में हो और ना ही उसके अहित में हो। ठीक, तो कार्यपालिका समझ आ गया। जैसे हमको पता है कार्यपालिका उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री कैबिनेट है, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? कार्यपालिका। आज के प्रधानमंत्री कौन है हमारे? PM नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक, आप एक नाम से याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी। कार्यपालिका क्या है? नरेंद्र मोदी, उसकी जो कैबिनेट कमेटी है, ठीक, वो। और दूसरा क्या है? न्यायपालिका।
न्यायपालिका आप समझ लेंगे न्याय किसे कहते हैं। न्याय मतलब न्याय करता कौन है भाई, हमारी कोर्ट करती है। तो कोर्ट फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और हाई कोर्ट कहते हैं। और विधायिका, विधायिका मेन रूप से इतना समझिए कि संसद को क्या होते हैं, क्या विधायिका का मुख्य कार्य है कानून को बनाना, ठीक, इतना समझिए कि विधायिका का मुख्य कार्य है कानून को बनाना और मीडिया का कार्य है खबरों को दिखाना। अब देखिए हमने इनका अर्थ आपको समझा दिया। अब देखिए ये जो चारों संस्थाएं हैं, मतलब ये जो चार स्तंभ है, हमारे संविधान के मुताबिक इन चारों का आपस में कोऑर्डिनेट यानी सामंजस्य तो होना चाहिए, लेकिन कोई किसी का पक्षपाती या कि एक दूसरे का अधीन नहीं होगा। पक्षपाती समझ रहे हैं कि किसी एक के लाभ, मतलब जैसे न्यायपालिका है ना, ये फैसला सरकार के लाभ के लिए नहीं सुनाएगी, ठीक, इसे क्या कहते हैं, पक्षपाती कहते हैं। और कोई किसी के अधीन नहीं है, मतलब सरकार के अधीन न है न्यायपालिका सरकार के अधीन है और न ही विधायिका मीडिया के अधीन है, मतलब कोई किसी के अधीन नहीं है। अधीन मतलब उसके अंतर्गत सरकार इनको ये ना कहती कि भैया तुम हमारे तरफ ये फैसला सुनाना जो कि हमारे हित में है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका स्वतंत्र है, विधायिका स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है, ठीक है। ये चारों क्या है, अपने स्थान पर एकदम स्वतंत्र है, क्योंकि ये चारों अपने आप में क्या है, स्टेट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। मीडिया जो है, मीडिया किसी के अधीन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो चाहे तो मनमर्जी सत्य खबरें दिखाती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जो खबर सरकार के खिलाफ है वो इनको नहीं दिखाए, भैया दिखा सकती है। ये भले है कि आज की मीडिया जो गोदी मीडिया हो गई है, सरकार की हर एक नाकामी को छुपा रही है, ये अलग बात है, लेकिन मीडिया को ये अधिकार है कि वो हर एक सच्ची घटनाओं को वो हर एक सच्ची घटनाओं से देश की जनता को परिचित कराए कि जो वास्तविक में सही है, कि सरकार क्या। मीडिया किस लिए बना हुआ है, मीडिया मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया है कि जो जनता है कि सरकार क्या सत्य कर रही है और क्या असत्य कर रही है, उसे भली बात से लोगों को परिचित कराना, ठीक है, ये बात है। और न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका मुख्य कार्य हमने बताया कि न्याय दिलाना, ठीक है। कहीं व्यक्ति के अधिकारों की, जो उसके मूल अधिकार है कि वो उसके वोटों के अधिकार, मत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, देश में किसी के मतलब देश के किसी भी कोने में बिना किसी के हस्तक्षेप या रोक टोक के आने जाने का अधिकार, और अभिव्यक्ति की आज़ादी, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं पूरे देश की जनता, तो उनके अधिकारों क्या ये न्यायपालिका रक्षा करता है, ठीक। हमने आपको बता दिया इसका मतलब क्या होता है, तो आगे चलिए। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, उस देश की जो जनता होती है वो एकदम स्वतंत्र होती है, अपनी बातें सरकार के खिलाफ रख सकते हैं, उनकी जो मांग है वो सरकार के सामने रख सकते हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार है, ठीक, और वोट देने का अधिकार है, और किसी भी धर्म के वो मान सकते हैं, फिर चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक। और एक बात मैं बताता हूँ, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि आप हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज़ में जाने वाले मोदी से यह कह सकते हैं कि भैया आप गलत हो, आप ये गलत कार्य कर रहे हो। सबसे बड़ी खासियत ये है लोकतंत्र की कि एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी एक देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी को यह कह सकता है भैया तुम गलत हो, तुम्हें अपने पद से त्याग देना चाहिए, ठीक, कि आप ये इस कार्य में असहमत हो गए। ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए लोकतंत्र पूरे 56 देशों में चलता है, और सबसे बड़ा उदाहरण क्या है इसका, भारत। आप जानते हैं भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मत के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय लोग रहते हैं, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद आता है यूएस यानी अमेरिका, इटली, जर्मनी, पूरे 56 देश है जहाँ पर क्या चलता है, लोकतंत्र। इतना समझ आ गया आपको। अब दूसरा चलता है रिपब्लिक, एक गणतंत्र भी 56 देशों में चलता है, ठीक, 56 देशों में। देखिए गणतंत्र जो है ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, मतलब ये दोनों बिल्कुल सामान्य कतई अलग नहीं है। लेकिन ये जो गणतंत्र जो शब्द नहीं है, ये मुख्य रूप से किसके लिए बना है आप जानते हैं, ये मुख्य रूप से राष्ट्रपति के लिए बना है। मतलब हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा वो वंशानुगत न होकर बल्कि जनता के ही द्वारा चुना जाएगा, बस इतना साफ समझिए। 56 देशों में ये भी चलता है, और इसमें जो हमने लोकतंत्र की खामियाँ बताई, खूबियाँ बताई, ये भी इसी में भी होता है। तो आगे चलते हैं तीसरा, मोनार्की। क्या तीसरा को मोनार्की है, राजतंत्र कहिए या राजशाही चाहिए। देखिए राजतंत्र में होता क्या है कि उस देश में एक राजा होता है, वो ना ही जनता के द्वारा चुना होता है ना ही किसी अन्य सिस्टम के द्वारा, वो सिर्फ पुरानी व्यवस्था के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से वहाँ पे एक राजा होता है कि आगे आने वाली पीढ़ी में उसका कोई बेटा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उस देश में वो सत्ता संभालेगा। मतलब राजा का आने वाले कल में यदि आज राजा कोई और है तो आने वाले कल में ऐसा नहीं है कि जनता उसे चुनेगी, बल्कि वो राजा तय करेगा कि कौन आएगा, हमारा बेटा आएगा कोई और आएगा, ये राजा के हाथ में, ठीक है। देखिए
राजतंत्र में भी न्यायपालिका होती है। हमने क्या बताया कि जो न्यायपालिका है लोकतंत्र में, वो सरकार के खिलाफ क्या करती है, कार्रवाई कर सकती है, सॉरी कार्रवाई नहीं, मतलब फैसला कर सकती है कि भैया तुम गलत हो, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम व्यक्तिगत के मानवाधिकारों को गलत ठहराए हो, ठीक है, उनके मानवाधिकार या मूल अधिकारों की उल्लंघन हो रहा है, इसलिए तुम ये कानून वापस ले लो। ये न्यायपालिका सरकार के खिलाफ फैसला सुना सकती है, उनको जेल में भी डाल सकती है, उनको सज़ा भी सुना सकती है। ये होता है लोकतंत्र। और इसमें राजशाही में हमने क्या बताया कि राजशाही में न्यायपालिका होती है, लेकिन वो राजा के खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं सुना सकती, कतई कोई फैसला नहीं सुना सकती जो राजा के अहित में हो, ठीक है। सिर्फ वो ऐसे ही फैसला सुनाएगी जो राजा के हित में कार्य करता हो। हाँ, वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाता है न्यायपालिका जो राजतंत्र में होता है। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा कतर में हमारे 9 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था और फांसी की सज़ा सुना दिया था। तो कतर एक हालांकि राजतंत्र है, वहाँ के राजा होता है, शेख होता है, तो वहाँ की जो जुडिशियल कोर्ट है, न्यायपालिका जो है, उसने वहाँ के लोगों को, हमारे भारतीय नौसेना सैनिकों को, जो 9 लोग वहाँ पर थे, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाया था, ठीक है। तो हमारे जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पर डिप्लोमेसी तरीके से उन्हें छुड़ा लाया, ठीक है। आप इतना समझिए कि राजतंत्र में भी न्यायपालिका होती है, लेकिन वो राजा के खिलाफ कभी कोई कार्य नहीं कर सकती है, कोई फैसला नहीं सुना सकती। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सऊदी अरब, यूएई, यमन, ओमान, ठीक। और मोनार्की जो राजतंत्र होते हैं वो पूरे 43 देशों में चलते हैं पूरे विश्व में। और आगे चलते हैं क्या, राजतंत्र यानी सॉरी डिक्टेटरशिप। चौथा है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, ये पूरे 59 देशों में चलता है। तानाशाही क्या होता है जानते हो? तानाशाही की शुरुआत लोकतंत्र से ही होती है। जी हाँ, तानाशाही होती क्या है कि जनता जब किसी अपने ही बीच में किसी एक व्यक्ति को चुनती है वोटों के माध्यम से, आगे चलकर वो अपने मन मुताबिक कार्य करने लगता है। ये नहीं देखता है कि ये फैसला जो हमने लिया है ये देश की जनता के लिए मतलब अहित है, उनके लिए सही नहीं है, फिर भी उसे लागू करने की कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं, तानाशाही। मतलब कुल मिलाकर जो अपने मनमर्जी देश में कार्य करे, ना ही न्यायपालिका की बातें सुने, ना ही अपने कैबिनेट की बातें सुनता है, वो सारे सेना का जो चीफ कमांडर होता है उसकी सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेता है और न्यायपालिका की सारी शक्ति अपने हाथों में लेता है। कुल मिलाकर वहाँ का उस देश का संविधान को रद्द कर देता है। उसे क्या कहते हैं, तानाशाही। जैसे आप समझिए कि उस तानाशाह होता है ना, वो देश के संविधान को रद्द कर देता है, न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है उनके आदेशों को रद्द कर देता है, अपने मन मुताबिक कार्य करता है। मतलब जो है वही उस देश का राजा सब कुछ है। उसके बाद कोई राज्य मतलब चुनाव नहीं होगा, उस चुनाव को रद्द कर देता है कि अब आने वाले भविष्य में कोई चुनाव नहीं होगा, ठीक। और तानाशाह का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है क्या, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आपको एक बात बताते हैं, उत्तर कोरिया में हाल ही में बाढ़ आया, ठीक है। उत्तर कोरिया में जो बाढ़ से राहत देने या बाढ़ को मतलब पहले से भाव लेते हैं भैया हाँ इस क्षेत्र में बाढ़ आएगा। जैसे हमारे देश में क्या है, एक मौसम विभाग का IDM क्या है, IDF नामक संस्था है, ऐसे ही वहाँ पर एक संस्था है बाढ़ से मतलब बाढ़ को निगरानी करने वाली कि भैया हाँ बाढ़ आने वाला है इतने दिनों में। ऐसे उस उत्तर कोरिया की जनता को बताने के लिए भैया आप लोग व्यवस्था कर लीजिए कि इतने दिनों के अंदर बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। वो क्या है, वहाँ उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है क्या है, किम जोन। उत्तर कोरिया का जो शासक है वो है किम जोन। जब यहाँ की जो बाढ़ बचाने वाली संस्था है वो उत्तर कोरिया में बाढ़ नहीं बचा सकी, जिसके कारण वहाँ के 40,000 लोगों को प्रभावित होना पड़ा और कई हज़ार लोग मारे भी गए। तो किम जोन ने क्या किया, वहाँ की जो बाढ़ बचाने संस्था है उनके जो कर्मचारी है 41 लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया। इसे कहते हैं तानाशाही। भैया प्राकृतिक देन है बाढ़, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, लेकिन ये किम जोन है भैया हमने क्या कहा है, जो अपने मनमानी कार्य करता है, जो सनकी हो बिल्कुल सनकी हो, वो अपने मन मुताबिक। ये किम जोन की आपकी बातों को हैरान कर देगी। ये जिस स्टाइल से बाल कटवाता है उस देश में कोई भी बंदा इसकी तरह बाल नहीं कटवा सकता। जिस कंपनी का या जिस प्रोडक्ट का ये अपना कपड़े कोट पहनता है उसका कोई उस देश में कोई भी बंदा उसकी कंपनी का या उस प्रोडक्ट का कोट वगैरह कपड़े नहीं पहनेगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो इसकी बेटी है, एक बेटी है, कोई कुछ नाम है उसका, एक दिन किम जोन ने ये अनाउंस कर दिया कि हमारी बेटी का जो नाम है इसके अलावा किसी और बेटी के नाम है, उस बेटी का नाम चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमारी बेटी का सिर्फ क्या है, यूनिक है, ठीक, अद्वितीय है। इसके अलावा कोई और नाम नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक। चलिए, तो आपको आशा करता है कि ये सब सारे समझ आ गए होंगे कि क्या होते हैं लोकतंत्र, क्या होते हैं गणराज्य, क्या होते हैं राजतंत्र, क्या होते हैं तानाशाही। हमने इनको आपको विस्तार से समझा दिया। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप उसमें अपने सारे क्वेश्चन या डाउट रख सकते हैं, उसको अगली वीडियो में हम सुलझाने का कार्य करेंगे, ठीक। इसके साथ जय हिंद।